हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 1000 एमसीक्यूज हिंदी में। दोस्तों, ये 1000 एमसीक्यूज हमने कलेक्ट किए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स से। तो ये आपके किसी भी एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो इन 1000 एमसीक्यूज को हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज, वन बाय वन करके। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोग एवं उपचार। रोग एवं उपचार, जो कि जनरल साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। क्वेश्चन नंबर वन है, डेंगू बुखार में निम्नलिखित में किसकी कमी हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस 2012 के पेपर में। तो डेंगू बुखार में हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, या फिर जल की। तो फ्रेंड्स, डेंगू बुखार होने पर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अब बात आती है डेंगू बुखार फैलता कैसे है। तो डेंगू बुखार एक वायरस के थ्रू फैलता है। ये विषाणु संक्रमण के द्वारा फैलता है। और ये वायरस फैलाता है एडीज इजिप्ट नाम का एडीज इजिप्ट नाम का मादा मच्छर। मादा मच्छर फैलाता है। इस बुखार को होने पर हमारे शरीर में, हमारी हड्डियों और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। और बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स की भूमिका हमारे ब्लड में क्या होती है कि ये हमारे ब्लड को पतला होने से रोकती है, यानी रक्त स्राव होने से रोकती हैं। रक्त उतनी आसानी से नहीं बह पाता चोट वगैरह लगने पर। लेकिन अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में रक्त स्राव की समस्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस 2008 के पेपर में। तो हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, विषाणु के द्वारा, या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा। तो फ्रेंड्स, जो हाइड्रोफोबिया नाम है, हाइड्रोफोबिया रेबीज का ही पुराना नाम है। रेबीज, जो कि कुत्ता, बिल्ली या बंदर के काटने से होता है। और इस इसमें हाइड्रोफोबिया में हमारे जो शरीर का केंद्रीय नाड़ी तंत्र होता है वो प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पानी से डर लगने लगता है। रोगी को पानी से डर लगने लगता है हाइड्रोफोबिया होने पर। और वैसे सामान्य पानी से डर नहीं लगता, लेकिन नदी, झील, समुद्र आदि के पानी को देखकर, जहाँ पे ज्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा होता है, उस पानी को देखकर इसका जो मरीज है वो लगने लगता है। तो इसका जो आंसर है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सी, विषाणु के द्वारा। एक वायरस के द्वारा ये बीमारी होती है, जो कि फैलाते हैं कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस के पेपर में 2010 में। तो अतिसार होता है जीवाणु के द्वारा, रोटा वायरस के द्वारा, अमीबा के द्वारा, या फिर कवक के द्वारा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि अतिसार होता क्या है। अतिसार, जिसको हम सामान्य रूप से डायरिया के नाम से जानते हैं, डायरिया, जिसमें हमें बार बार मल त्याग करना पड़ता है, यानी कि हमारे पतले दस्त हो जाते हैं, और जिससे हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, और कई सारी समस्याएं हो जाती हैं डायरिया में। ये काफ़ी घातक बीमारी है। तो ये वयस्कों में होता है, बड़े लोगों में होता है नोरो वायरस के कारण, नोरो वायरस के कारण। और बच्चों में होता है रोटा वायरस के कारण, रोटा वायरस। तो इसका सही आंसर है रोटा वायरस। 200 शिशुओं में से एक शिशु मर जाता है रोटा वायरस के कारण। रोटा वायरस जिससे फैलता है अतिसार बुखार, अतिसार जिसको डायरिया के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश कैसे करता है? यूपी पीसीएस 93 में और उत्तराखंड पीसीएस 2003 में पूछा गया था सवाल। इसके ऑप्शन है मच्छर काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूक से, या फिर कुत्ते के काटने से। तो इसका सही आंसर है दूषित भोजन और जल से।
दूषित भोजन और जल के द्वारा ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है पोलियो का वायरस। और पोलियो का वायरस, जिसको पोलियोमाइलाइटिस वायरस हम कहते हैं, पोलियो मैलाइटिस पोलियोमाइलाइटिस वायरस हमारे शरीर में दूषित भोजन और जल का उपयोग करने से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ये जो वायरस है, ये हमारे मस्तिष्क को, माइंड मतलब ब्रेन को और स्पिनल कॉर्ड में पहुंच के उसके जो ऊतक होते हैं उनको नष्ट कर देता है, जिससे कि हमारा जो माइंड का मैसेज है, हमारे ब्रेन का जो मैसेज, वो शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच पाता। और हमारी बॉडी का जो भी पार्ट इससे ग्रस्त होता है वो पैरालाइज हो जाता है, और हमारे माइंड, हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करता है। सो इसका सही आंसर है दूषित भोजन और जल से। और इसका वायरस होता है पोलियोमेलाइटिस पोलियोमेलाइटिस। और इसमें हमारा जो मुख्यतः हमारे शरीर के अंगों में प्रभावित होता है, हमारे पैरों को ये प्रभावित करता है मोस्टली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो की टीके की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1991 यूपीपीसीएस के पेपर में। तो ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जोनास साल्क ने, और रॉबर्ट कोच ने, या फिर एडवर्ड जेनर ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जोनास साल्क ने। जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज 1952 में की थी, 1952 में इसकी खोज की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की खोज की थी। और रॉबर्ट कोच ने रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीबी के जो कारण होते हैं और टीबी के उपचार का पता लगाया था, और इसलिए हम टीबी को कोच की बीमारी भी कहते हैं। इन्होंने की थी टीबी के लिए उपचार की खोज। और एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की, रॉबर्ट कोच ने टीबी के उपचार की, जोनास साल्क ने की है पोलियो की, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। नेक्स्ट है, इनमें कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन कौन सा रोग इसमें से वायरस के द्वारा नहीं फैलता है? तो खसरा, रेबीज, पोलियो, या क्षय रोग मीन्स टीबी, जिसको तपेदिक भी बोलते हैं, यक्ष्मा भी बोलते हैं, कई सारे नामों से इसको हम जानते हैं। तो इसका सही आंसर है डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि खसरा, रेबीज और पोलियो ये तीनों वायरस के द्वारा फैलते हैं, तीनों विषाणु जनित रोग हैं। लेकिन जो टीबी है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, जिसका नाम है माइक्रो बैक्टीरियम बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक जीवाणु है, जिसके द्वारा ये फैलता है। और खसरा की बात करें तो खसरा फैलता है मोरविल वायरस के जीन्स पैरमिक्सो वायरस के द्वारा। और रेबीज रेबीज फैलता है लाइसा वायरस के द्वारा, कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के द्वारा फैलता है, हमने जैसे पहले बात की थी। और पोलियो फैलता है पोलियोमाइलाइटिस वायरस के द्वारा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। ये रोग विषाणु के द्वारा नहीं फैलता, वायरस के द्वारा नहीं फैलता, बाकी तीनों जो रोग हैं वो वायरस के द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। हेपेटाइटिस बी जो है यकृत का रोग है हमारे। तो इसका जो कारक है वो क्या है? डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, जीवाणु, या फिर प्लेटी हेलमिंथ। तो जो हेपेटाइटिस बी है वो हैपा एक डीएनए वायरस है। हैपा डीएनए वायरस है एक। इस रोग के कारण जब हेपेटाइटिस बी हो जाता है किसी को, तो उसके लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है। और यहाँ पे बात करेंगे आरएनए और डीएनए वायरस में थोड़ा अंतर की। तो आरएनए आरएनए वायरस का जो म्यूटेशन है वो काफ़ी
तेज होता है, म्यूटेशन रेट आरएनए वायरस का काफी तेज होता है, तो इसकी जो दवा खोजने में या टीका खोजने में काफी मुश्किल होता है। जबकि डीएनए वायरस का म्यूटेशन रेट जो है वो कम होता है अपेक्षाकृत। तो और जैसे कि कोरोना वायरस अभी आया था, कोविड 19 कोरोना वायरस, वो एक आरएनए वायरस था जो कि काफी जल्दी जल्दी म्यूटेट कर रहा था और काफी जल्दी जल्दी नए नए रूपों में हमें देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे इसका आंसर है डीएनए वायरस। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है डीएनए वायरस, हैपा डीएनए वायरस। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। एचआईवी द्वारा कौन सा रोग होता है? क्षय रोग, आतसक, कैंसर या फिर एड्स। तो इसका सही आंसर है एड्स। एचआईवी जो वायरस है उसके द्वारा होता है एड्स। एड्स जिसकी फुल फॉर्म है एआईडीएस। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है, मतलब अक्वायर्ड अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस रोग के होने से हमारे शरीर की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बिल्कुल कम हो जाती है, और हमारा शरीर में मतलब कोई भी रोग प्रवेश करता है तो वो फिर आसानी से ठीक नहीं हो पाता। तो एड्स की बात करें तो एड्स सबसे पहले 1981 में मध्य अमेरिका में इसका केस देखने को मिला था, मध्य अमेरिका के अंदर। और लेकिन अब ये सभी देशों में ज़्यादातर फैल चुका है। तो इसमें जो हमारे शरीर का कौन सा अंग जो प्रभावित होता है, मतलब ये हमारे जो हमारे शरीर में T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, T4 लिम्फोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं उनको प्रभावित करता है। और ये जो वायरस है आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। और क्षय रोग की बात करें, क्षय रोग जैसे हमने बात की थी पहले भी कि ये एक जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। और आजतक जिसको हम सिफिलिस के नाम से भी जानते हैं, सिफिलिस या उपदंस के नाम से भी जानते हैं, ये एक यौन रोग है। इसमें घाव हो जाते हैं हमारे जननांगों में, लेकिन वो दर्द रहित होते हैं, दर्द नहीं होता उनमें। और ये जो रोग है आतसक आतसक ये रोग लेकर आए थे सबसे पहले पुर्तगीज, इंडिया के अंदर पुर्तगाली लोग इसको लेकर आए थे। और जो इसका कीटाणु होता है वो स्प्रिंग जैसा होता है, स्प्रिंग जैसा होता है, और जिसका नाम है स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट्स स्पायरोकीट्स इसका नाम है। तो एचआईवी के द्वारा होने वाला रोग है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण किस चीज की जांच के लिए किया जाता है? तो ये पूछा गया था यूपी लोअर पीसीएस के 2004 के पेपर में। ऑप्शन है एड्स पहचानने के लिए, क्षय रोग पहचानने के लिए, मधुमेह पहचानने के लिए, या फिर टाइफाइड पहचानने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है एड्स पहचानने के लिए। एड्स की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। और एलिसा की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एलिसा की फुल फॉर्म है ई फॉर एंजाइम, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से। इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से, एस्से मीन्स जांच। तो ये जांच होती है एड्स को पहचानने के लिए, एलिसा परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक है। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक है जीवाणु, परजीवी प्रोटोजोआ, विषाणु, या फिर फफूंद। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी, विषाणु। इंसेफ्लाइटिस जो है विषाणु है। और इसके कारण हमें काफी तेज बुखार होता है, सिर दर्द होता है, और मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। और ये जो फैलता है ये फैलता है पालतू सुअरों के द्वारा,
पालतू सुअरों के द्वारा और जंगली चिड़िया के द्वारा। तो इसलिए कहा जाता है कि इस बीमारी से बचने के लिए जो पालतू सुअर हैं उनका जो निवास स्थान है वो घर से दूर रखना चाहिए, अपने आवास से दूर रखना चाहिए, ताकि ये बीमारी ना फैले। तो ये अम, विषाणुओं को मच्छर इनसे प्राप्त करके मनुष्य और जानवरों में पहुंचाते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस का जो कारक है इंसेफ्लाइटिस विषाणु, इसको सुअरों से और जंगली चिड़ियाओं से मच्छर प्राप्त करके मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? 2018 में मई जून में निपाह वायरस फैला था, तो वो कौन सी जगह है? ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस 2018 के पेपर में। बिहार प्रभावित था, या फिर केरल था, हरियाणा था, या फिर गुजरात था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल में मई जून 2018 में निपा वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हुई थी। 17 व्यक्तियों की मौत हुई थी। और ये जो निपा वायरस है ये फैलता है चमगादड़ और सुअर से। निपा वायरस एक जूनोटिक बीमारी है, यानी कि जूनोटिक का मतलब है कि जो जानवरों के द्वारा फैलती है इंसानों में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल में फैली थी 2018 में निपा वायरस के कारण बीमारी, 17 लोगों की जान गई थी इसमें। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? एंटीबायोटिक किस रोग में नहीं दी जा सकती? कुष्ठ रोग में, टिटनेस में, मीसल्स यानी खसरा में, या फिर हैजा में? ये पूछा गया है राजस्थान सिविल सर्विसेज के एग्जाम में 2003 में। तो जो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा सी, आंसर है ऑप्शन सी, मीसल्स यानी कि खसरा। खसरे में हम एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते, क्योंकि जो खसरा है वो वायरस के द्वारा फैलता है। और एंटीबायोटिक्स हम उन बीमारियों में देंगे जो जो चीज़ें जो रोग हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। तो मीसल्स जो है एक वायरल डिसीज है जिसको एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन कुष्ठ रोग, जिसको लेप्रोसी के नाम से जानते हैं, लेप्रोसी, टिटनेस और हैजा, जो कि ये तीनों एक जीवाणुजन्य रोग हैं। जीवाणुजन्य यानी कि बैक्टीरिया से होते हैं, तो इनके लिए हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित कब हुआ? तो ऑप्शन है इसके 1975 में, 1980 में, 1996 में, या फिर 2008 में। तो चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं हम, जो कि एक वायरस के द्वारा फैलता है, और इसके वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। वेरियोला, वेरियोला नाम के वायरस से फैलता है। और इसके टीके की बात करें तो इसके टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने, जैसे कि हमने पहले भी बताया, एडवर्ड जेनर ने। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व से चेचक का उन्मूलन वर्ष 1980 में घोषित किया था, 1980 में। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, 1980। नेक्स्ट, रानीखेत बीमारी संबंधित है। रानीखेत जो बीमारी है वो मुर्गियों की बीमारी है, बकरियों की बीमारी है, गायों की बीमारी है, कि घोड़ों की बीमारी है? ये उत्तराखंड PCS 2002 के में पूछा गया है पेपर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रानीखेत जो बीमारी है वो मुर्गियों की बीमारी है। मुर्गियों की बीमारी है, जो कि एक अत्यंत संक्रामक बीमारी है, और ये वायरस के द्वारा फैलती है। एक वायरस के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो H5N1, ऑप्शन है H5N1, NH5, HN5, या H5N1। तो हालांकि ये दोनों ऑप्शन एक ही लिख दिए हैं।
तो इसका आंसर है H5N1। H5N1 जो है एक बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू का विषाणु है। बर्ड फ्लू जिसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं। एवियन एवियन इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ये H5N1 नाम के वायरस के कारण फैलता है, जो कि एक काफी संक्रामक रोग है, और पक्षियों में, मुख्यतः मुर्गियों में होता है ये, और बत्तखों को भी प्रभावित करता है। और टैमी फ्लू इसकी दवा है, जो इस फ्लू को रोकने में कारगर दवा है। टैमी फ्लू दी जाती है जब जो है पक्षी इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, H5N1 से। नेक्स्ट है इबोला है एक। इबोला क्या है? इबोला आतंकवादी संगठन है, या फिर एड्स का परीक्षण है, या फिर प्राणघातक विषाणु है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया था मेंस के पेपर में। तो इबोला है एक प्राणघातक विषाणु। ऑप्शन सी, प्राणघातक विषाणु है ये, जो कि पश्चिमी अफ्रीकी देशों में महामारी का रूप ले चुका है ये। और डब्ल्यूएचओ ने इसे 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया था। 2014 में इसको स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया था। पहली बार वर्ष 1976 में इबोला वायरस की पहचान की दी गई थी। पहला जो केस था इसका 1976 में देखा गया था पश्चिमी अफ्रीकी देशों में। नेक्स्ट है, इबोला वायरस का नाम लिया गया है। इबोला वायरस मतलब इस वायरस का नाम इबोला क्यों रखा गया है? एक शहर के नाम पर रखा गया है, एक नदी के नाम पर रखा गया है, या एक प्रांत के नाम पर रखा गया है, या फिर एक पर्वत के नाम पर रखा गया है? ये यूपी आरओ एआरओ के मेंस के एग्जाम में पूछा गया था 2013 में। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि 1976 में इसका सबसे पहला केस हमें देखने को मिला था इबोला नदी के पास एक गांव में। इबोला नदी के पास एक गांव में मिला था। इबोला नदी कहाँ पे? कांगो में, जो अफ्रीकी देश है कांगो, वहां पे इबोला नदी है। और उस नदी के पास में एक गांव में मिला था इबोला का मरीज। इबोला एक ऐसा रोग है जो कि मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। जो इसके संपर्क में आ जाता है मरीज के, उससे फैलता है। तो मरीज के पसीने से, मरीज के खून से, या सांस आदि से बच के रहना चाहिए। और इसकी चपेट में आकर टाइफाइड, हैजा, बुखार, और मांसपेशियों में दर्द होता है, बाल झड़ने लगते हैं, और नसों में, मांसपेशियों में खून उतर आता है। तो ये काफी खतरनाक बीमारी है। तो इसका सही आंसर है एबोला। जो एबोला वायरस का नाम दिया गया है, एक नदी के नाम पे दिया गया है, नदी के नाम पे, क्योंकि इसका पहला केस 1976 में कांगो में एबोला नदी के किनारे एक गांव में मिला था। नेक्स्ट है, भोजन विषाक्तता का क्या कारण है? भोजन विषाक्तता मीन्स फूड पॉइजनिंग। जो कभी कभी हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसका कारण क्या है? पॉइजनिंग का कारण क्या है? तो ई कोलाई, स्यूडोमोनास, सेलोमोनेला, बैसिलाई, या फिर कैंडिडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फूड पॉइजनिंग जो होती है सैलोमोनेला बैसिलाई के द्वारा होती है, जो कि एक जीवाणु है। और यह विशेष जीवाणु ग्राम नेगेटिव, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, और रॉड के आकार का होता है। रॉड के आकार का होता है, इस तरह का देखने में होता है। तो फूड पॉइजनिंग का कारण होता है सैलोमोनेला, सैल्मोनेला बैसिलाई। डीपीटी का टीका किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है? डीपीटी का जो टीका है वो किसके लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन है डिप्टीथीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस के लिए, या फिर डिप्टीथीरिया, पोलियो या कुष्ठरोग के लिए, टिटनेस, पोलियो या प्लेग के लिए, और टीबी, पोलियो या डिप्टीथीरिया के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डिप्टीथीरिया। ऑप्शन ए डिप्टीथीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के लिए ये दिया जाता है। ये जब नवजात शिशु को दिया जाता है ये डीपीटी का टीका। और ये जो तीनों रोग हैं, डिप्टीथीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस, ये जीवाणु जनित हैं, यानी बैक्टीरिया से फैलते हैं। और डिप्टीथीरिया फैलता है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्टी
डिप्थीरी से, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, डिप्थीरी। और जो कुकर खांसी है, कुकर खांसी फैलती है होमोफिलिस पर्ट्यूसिस से, होमोफिलिस पर्ट्यूसिस से। और जो टिटनेस है वो फैलता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर हैं? सल्फा ड्रग्स जो है वो किसके लिए कारगर होती हैं, ये हमें बताना है। ये जीवाणु के लिए होती हैं, कीट के लिए होती हैं, विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए होती हैं, या फिर ग्रंथि की खराबी के लिए होती हैं? सो फ्रेंड्स, जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी सल्फा ड्रग्स के द्वारा ठीक की जाती है। इसका ऑप्शन है ए, जीवाणु द्वारा। और ये जो दवाएं सल्फा ड्रग्स जो हैं, ये संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह होता है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड आती है, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड आती है। और सल्फा मैराजाइन आती है, सल्फा मैराजाइन, मैराजाइन। और इसके अलावा सल्फा डाइजीन इसके अंतर्गत आती है। और सल्फर जो सबसे पहले सल्फर ड्रग्स बनी थी, प्रोंटोसिल, प्रोंटोसिल सल्फर ड्रग्स बनी थी सबसे पहले 1932 के अंदर, 1932 ईस्वी में सल्फर ड्रग्स प्रोंटोसिल बनी थी। तो ये जीवाणु जन्य जो रोग होते हैं, बैक्टीरिया वाले जो रोग होते हैं, उनमें काम आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? सल्फा औषधि कौन सी है ये हमें बताना है। तो पेनिसिलिन है, या फिर सिबाजोल है, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन है, या फिर एस्प्रिन है? तो इसका ये पूछा गया था RAS यानी कि राजस्थान सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, और RTS 2017 के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिबाजोल, सिबाजोल। जैसे कि हमने पीछे बात की कि जो सल्फा ड्रग्स हैं वो जीवाणु द्वारा जो होने वाली बीमारियां उनके उपचार में काम आती हैं। और ये संश्लिष्ट दवाओं का मतलब सिंथेटिक दवाओं का एक समूह होता है जिसके अंतर्गत आती है सल्फोनामाइड आती है, सल्फामेराजाइन आती है, और सल्फा डाइजीन आती है। और सबसे पहली जो सल्फा औषधि थी, सल्फा ड्रग्स थी, वो उसका नाम है प्रोंटोसिल, प्रोंटोसिल, जो कि बनी थी 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? प्रति सूक्ष्म जीवी यानी कि एंटीबायोटिक, प्रति सूक्ष्म जीवी का मतलब एंटीबायोटिक जो दवा है वो यक्ष्मा मीन्स टीबी और कुष्ठ लेप्रोसी दोनों में दी जा सकती है। ऑप्शन है आइसो नियाजिड, एमिनो सैलिसिलिक एसिड, स्टेप्टोमाइसिन, या फिर रिफैम्पिसिन। ये UPPCS के मेंस 2017 के एग्जाम में पूछा गया और IAS प्री में पूछा गया है 1995 में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एमिनो सैलिसिलिक एसिड। एमिनो सैलिसिलिक एसिड नाम की जो एंटीबायोटिक दवा है, ये टीबी और जो कुष्ठ रोग है लेप्रोसी दोनों में दी जा सकती है। एमिनो सैलिसिलिक एसिड दोनों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग है, आज की डेट में भी सबसे ज्यादा लोग मर जाते हैं किस बीमारी से? एड्स से, मलेरिया से, यक्ष्मा यानी कि टीबी से, या फिर एबोला वायरस से? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है यक्ष्मा, टीबी, ऑप्शन सी, टीबी। तपेदिक बोलते हैं, यक्ष्मा बोलते हैं, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं हम। तो इस रोग से आज की डेट में भी सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। ये एक जीवाणु के द्वारा फैलता है जिसका नाम है, जैसे पहले बताया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है। और इस रोग में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
तो हमारे शरीर के फेफड़े को ये प्रभावित करता है। इस रोग में बुखार आता है, ज्वर आता है, लगातार खांसी रहती है, खून के साथ बलगम आता है और सांस फूलने लगता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार आज की डेट में भी सबसे ज़्यादा मौतें इसके द्वारा होती हैं और भारत में इसका प्रकोप काफ़ी अधिक है। और ये एक आनुवंशिक रोग नहीं है। प्रतिवर्ष इससे लगभग 5 लाख भारतीयों की मौत होती है। भारत के अंदर इससे लगभग 5 लाख लोग मर जाते हैं। तो काफ़ी ये खतरनाक बीमारी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 रोग यानी टीबी के परीक्षण हेतु विशेष परीक्षण किया जाता है। एक स्पेशल टेस्ट किया जाता है स्पेसिफिक। वो कौन सा है टीबी के लिए? रॉबर्ट का परीक्षण है, विडाल का परीक्षण है, कान का परीक्षण है या मैंटॉक्स का परीक्षण है? तो टीबी की जांच के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो मैंटॉक्स का परीक्षण किया जाता है। मैंटॉक्स, ऑप्शन डी मैंटॉक्स इसका सही आंसर है। इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबरक्लिन ट्यूबरक्यूलिन नाम की एक तरल इंजेक्शन लगाया जाता है। और फिर इंजेक्शन लगाने के 48 से 72 घंटे के अंदर उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर। तो ये टीबी के लिए परीक्षण है मैंटॉक्स का परीक्षण। इसको हम मैंटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन त्वचा परीक्षण भी कहते हैं। मैंटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन त्वचा परीक्षण। नेक्स्ट है, टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस किस और नाम से भी जाना जाता है? गैंग्रीन के नाम से, सिंगल्स के नाम से, लॉक जॉ के नाम से या फिर काली खांसी के नाम से? तो यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस की परीक्षा में 2008 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉक जॉ। लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है टिटनेस। और इसके अलावा धनुष टंकार के नाम से भी जानते हैं हम इसे। धनुष टंकार, धनुष टंकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जब शरीर जो मनुष्य से पीड़ित होता है उसका शरीर अकड़ के धनुष की तरह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है धनुष की तरह। ये घातक संक्रामक रोग है जो कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा फैलता है। और इस रोग को लॉक जॉ के नाम से भी जानते हैं हम। लॉक जॉ, LOC के लॉक, जॉ मीन्स जबड़ा, जैसे जबड़े लॉक हो गए उस तरह से। तो लॉक जॉ के नाम से भी जानते हैं, धनुष टंकार के नाम से भी जानते हैं, और टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? निमोनिया फेफड़े में होता है, पीलिया आंख में होता है, मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि में होता है, मधुमेह यकृत में होता है। यूपीपीसीएस प्री 1997 में पूछा गया था ये। तो फ्रेंड्स किसका सुमेल है ये हमें बताना है कि कौन सही बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो पीलिया है, पीलिया यकृत का रोग है ना कि आंख का रोग है। आंख का रोग नहीं है, तो ये गलत है। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद आंख का रोग है जो कि थायराइड ग्रंथि का रोग नहीं है। और मधुमेह, मधुमेह में मधुमेह यकृत का रोग नहीं है। मधुमेह में इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, तो मधुमेह रोग हो जाता है। तो जो सही मिलान किया हुआ है वो किया हुआ है निमोनिया फेफड़े का। निमोनिया होता है फेफड़े के अंदर जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक उस जीवाणु से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इसमें रोगी को ठंड लगकर बुखार आता है। और इसके अलावा तो यहाँ पे जो जो मधुमेह है वो यकृत से दिया हुआ है। जबकि मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन का जो स्राव है वो हमारे जो पैंक्रियाज होती है, अग्ना से होती है, उसकी लैंगर हैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं में होता है उसका स्राव। लैंगर हैंस की जो दीपिका होती है बीटा कोशिका, उनमें इंसुलिन का स्राव होता है। अगर इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है तब हमारे शरीर के अंदर मधुमेह रोग होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है निमोनिया फेफड़े में होता है। नेक्स्ट है, निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है क्लोरोमफेनिकॉल और जाइलोकेन, पैरासीटामोल
या फिर क्लोरोक्विन? तो इसका सही आंसर है, सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि क्या है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि ऐसी औषधियों का समूह है जो कि जीवाणु जनित विभिन्न रोगों में दी जा सकती है। मतलब एक ही औषधि को हम कई रोगों में दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर है हमारा, राइट आंसर है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल एक इस तरह की औषधि है जिसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि की कैटेगरी में रखते हैं। इसको हम कई सारी बीमारियों के उपचार के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व प्रोटीन के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, वसा के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, और सलाद के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। यानी जो दांतों में सड़न वगैरह होती है, टूथ डिके, दांतों में छेद वगैरह हो जाते हैं, कीड़ा वगैरह लग जाता है, ये सब किसकी वजह से होता है? तो ये मुख के अंदर होने वाले जीवाणु जीवाणु प्लस कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य जो रिएक्शन होता है उसके कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट और जो मुख के अंदर के जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के जो खाद्य कण होते हैं उनके अंदर, इनके बीच में जो रिएक्शन होता है, इसके कारण टूथ डिके यानी कि दंत क्षय होता है, दांतों में सड़न वगैरह होती है। तो इसलिए दांतों की नियमित सफाई खूब अच्छी तरह से होनी चाहिए। कोई भी खाद्य पदार्थ उनमें फंसा हुआ या अटका हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा जल जनित रोग है? जल से कौन सा रोग होता है? चेचक होता है, हैजा होता है, मलेरिया होता है, या तपेदिक होता है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि जो हैजा है वो दूषित जल के प्रयोग से होता है, और इसका जो बैक्टीरिया है वो है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी नाम के जीवाणु के द्वारा होता है। और बाकी चेचक अ, चेचक जो है वो वायरस के द्वारा होता है, और तपेदिक टीबी एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, मलेरिया भी एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और हैजा हैजा एक जल के मतलब दूषित जल को प्रयोग करने से होता है, और इसका जीवाणु है विब्रियो कॉलरी। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? निमोनिया में लगाया जाता है, काली खांसी में लगाया जाता है, टिटनेस में लगाया जाता है, या यक्ष्मा यानी कि टीबी में लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस 1990 में। बीसीजी का जो टीका है वो तपेदिक यानी टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है, और ये टीका नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। और अगर जन्म के तुरंत बाद नहीं लगाया जाता है तो 12 माह के अंदर, जन्म के 12 माह यानी पहले 1 साल में लगा देना चाहिए। और इस टीके की खास बात यह है कि ये टीका जन्म के जितने लेट करा जाता है उतनी ही इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है, और अगर 1 साल के बाद इसे लगाते हैं तो ये प्रभाव शून्य हो जाता है, इसका कोई प्रभाव नहीं रहता, इसका कोई मतलब नहीं रहता अगर 1 साल के बाद लगाया जाए। तो बीसीजी का टीका जो है नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगना चाहिए, और तुरंत बाद नहीं लगता है तो 1 साल के अंदर जल्दी से जल्दी लगवा देना चाहिए। नेक्स्ट है, एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट आप देख सकते हैं किस तरह की बीमारी है, इसमें हमारा जो पाँव है वो किस तरह का हो जाता है। तो ये जीवाणुओं के द्वारा होती है, या प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, फफूंद के द्वारा होती है, या फिर सूत्रकृमि के द्वारा होती है? तो फ्रेंड्स, ये जो बीमारी है ये होती है फफूंद के द्वारा। फफूंद के द्वारा होती है एथलीट फुट नाम की बीमारी। और जो फफूंद है, ट्राइकोफाइटोन ट्राइकोफाइटोन नाम का एक विशेष फफूंद होता है। ये हमारे जो त्वचा के जो मुलायम हिस्से होते हैं उनको प्रभावित करता है, खास तौर पर उंगलियों के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पे उंगलियों के बीच में इसने ज़्यादा प्रभावित किया हुआ है। तो और ये संक्रमण हमको फैलता कहाँ से है? इस रोग का संक्रमण संक्रमित
मृदा से फैलता है। जब संक्रमित इस कवक से ट्राइकोफाइटोन जो कवक है उससे संक्रमित मिट्टी में हमारा पैर पड़ता है तो वहां से हमारा पैर संक्रमित हो जाता है। तो ये जो बीमारी आती है फुट, ये फैलती है फफूंद से। और नेक्स्ट है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। मलेरिया से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय प्रभावित होता है, गुर्दा प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है कि प्लीहा प्रभावित होता है? प्लीहा मीन्स तिल्ली यानी स्प्लीन। ये एमपीपीसीएस मध्य प्रदेश के पीसीएस के परीक्षा में पूछा गया था 1999 में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लीहा। इसमें स्प्लीन जो है हमारी तिल्ली, हमारे शरीर की, वो प्रभावित हो जाती है। और मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोश के प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। उसकी जो वाहक होती है, ये कौन फैलाता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर फैलाता है, मादा एनाफ्लीज। और तो इसमें हमारा जो अंग है प्लीहा, स्प्लीन फैल जाता है, स्प्लीन मतलब प्रभावित होता है और इसके संक्रमण से उसका आकार बढ़ जाता है। और इसके उपचार हेतु एटाब्रेन, क्लोरोक्वीन, कामाक्विन आदि औषधियाँ दी जाती हैं। और प्लीहा जो हमारे शरीर का जो प्लीहा अंग है, जो स्प्लीन है, उसका काम क्या है? उसका काम है कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका उनको खत्म करना, जो एक्सपायर हो चुकी हैं उनको खत्म करना। लाल रुधिर कणिकाओं का निस्तारण इसका काम होता है। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? मलेरिया और डेंगू दोनों एक तरह के ही बुखार हैं लगभग, लेकिन इनमें दोनों में एक जैसा क्या नहीं है? एक तो बुखार है, बुखार दोनों में आता है, ये सही है। मच्छर की काट, मच्छर दोनों मच्छर के काटने से होते हैं, ये भी ठीक है। मानव प्रजाति, ये मानव में फैलता है, ये भी ठीक है। लेकिन मच्छर प्रजाति ये अलग है। मच्छर प्रजाति दोनों की अलग अलग है। मलेरिया दूसरे मच्छर से फैलता है और डेंगू दूसरे मच्छर से फैलता है। तो जैसे कि हमने जाना पीछे कि मलेरिया मादा एनाफ्लीज के नाम मच्छर से फैलता है, मादा एनाफ्लीज नाम के मच्छर के काटने से फैलता है। जबकि डेंगू जो है वो मादा एडिज इजिप्ट नाम के मच्छर से फैलता है। मादा, दोनों मादा है मादा मच्छर से ही फैलते हैं। मादा एडिज इजिप्ट नाम का मच्छर फैलता है डेंगू, और मलेरिया फैलता है हमको मादा एनाफ्लीज मच्छर से। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, ये खोज किसने की थी? जेजी मेंडल ने, हैकल ने, सर डोनाल्ड रॉस ने, या फिर डार्विन ने? ये उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है, एलडीए में और यूडीए के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स इसकी खोज की थी सर डोनाल्ड रॉस ने, कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से फैलता है, जो कि एक एक कोष के प्रोटोजोआ होता है। और जो इस प्रोटोजोआ का जो वाहक होता है, जैसे कि अभी हमने जाना कि मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है। और इस चीज के लिए, इस खोज के लिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस खास खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1902 में। गोल कृमि निमिटोड से होने वाला रोग है। निमिटोड से कौन सा रोग होने वाला है? फाइलेरिया, फ्लूरोसिस, इंसेफ्लाइटिस, या फिर कुष्ठ रोग? कौन सा रोग होता है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, ये जो रोग है, ये जो चित्र दिया हुआ है, ये सामान्य पैर है किसी व्यक्ति का, और ये संक्रमित पैर है। तो ये संक्रमित है, ये व्यक्ति संक्रमित है फाइलेरिया से। फाइलेरिया जिसको हम फील पाँव भी कहते हैं, फील पाँव जो कि फैलता है वुचरेरिया ब्रांकफुटाई गोलकृमि से। वुचरेरिया ब्रांकफुटाई गोलकृमि होता है, और जो कि मादा क्यूलेक्स मच्छर इसको फैलाती है। इस रोग में मृत्यु तो नहीं होती है आदमी की, लेकिन उसका जो हाथ पैर है, हाथ है, पैर है, या जननांग है, यहाँ तक कि जननांग और और अंग भी इससे फूलकर इस तरह के हो जाते हैं, हाथी पांव जैसे। इसको हाथी पांव रोग भी कहते हैं। हाथी पांव, हाथी का सा पांव हो जाता है मोटा।
तो ये होता है फाइलेरिया, गोलक्रमी निमेटोड से होने वाला रोग है फाइलेरिया। निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से, और या फिर ट्रेपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। उत्तराखंड के पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था ये। तो फ्रेंड्स, जो निद्रा रोग है वो होता है ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस क्या है? इसमें आदमी दिन भर ऊँगता सा रहता है, नींद का सताया हुआ सा रहता है और ऊँगता रहता है। और तो ये ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव, ये फैलाता कौन है? ये फैलाता है सीसी मक्खी, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। सीसी मक्खी, सीसी मक्खी जो कि अफ्रीका में पाई जाती है, वो फैलाती है इसे, ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव को। स्लीपिंग सिकनेस होता है इससे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक रोग है? नहीं है। आनुवंशिक रोग कौन सा नहीं है? रतौंधी नहीं है, कि रंजकहीनता नहीं है, हीमोफीलिया नहीं है, या फिर वर्णांधता नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, रतौंधी हो जाती है। रतौंधी का मतलब है हमें रात में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है इसमें, और मतलब रात में आदमी उठ के भी चल देता है। और ये बाकी जो रोग हैं, रंजकहीनता है, हीमोफीलिया है और वर्णांधता, ये तीनों हैं आनुवंशिक रोग। अच्छा, यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है आपको, एक रंजकहीनता का चित्र दिखाया गया है, एल्बिनिज्म का। एल्बिनिज्म ये एक आनुवंशिक रोग है। इसमें त्वचा का, बालों का, आंखों का जो मेलानिन है, वो जो मेलानिन जो एक रंजक होता है, वो या तो आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहता है, मतलब नहीं रहता आंखों में, पलकों में, बालों में, त्वचा में। आप देख सकते हैं इस तरह के जो व्यक्ति आपने देखे होंगे, एकदम गोरे गोरे से जो लगते हैं, वो इस रोग से पीड़ित होते हैं। और ये धूप के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, और इनमें जो है स्किन कैंसर की प्रॉब्लम की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। स्किन कैंसर इनको आसानी से हो सकता है। तो और इसके अलावा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक अति रक्तस्राव का जो है, इसमें अधिक रक्तस्राव होने की समस्या रहती है। ये भी एक आनुवंशिक रोग है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक आनुवंशिक रोग है। लेकिन रतौंधी जो है डिफिशियंसी रोग है, यानी कि किस चीज़ की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 38 है, बहुचर्चित बब्बल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है। बब्बल बेबी रोग क्यों कहते हैं इस रोग को? क्योंकि यह पानी के बुलबुले के कारण होता है, रोग ग्रसित शिशु लार के बुलबुले बनाता है, या फिर रोग ग्रसित शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, या फिर इस रोग को पानी के बुलबुले से ठीक किया जाता है। ये पूछा गया था यूपीपीसीएस 1997 में। तो ऐसा नाम क्यों दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो बब्बल बेबी रोग है, ये एक काफी दुर्लभ आनुवंशिक रोग है। इसे एस सी आई डी के नाम से भी जाना जाता है। SCID का मतलब है सेवेयर इम्यूनोडिफिशियंसी, सिवियर कंबाइंड सिवियर कंबाइंड इम्यूनो इम्यूनोडिफिशियंसी। इस रोग में जन्म के समय ही जो शिशु की प्रतिरक्षा तंत्र है वो काम नहीं करता है, और इस कारण रोगी संक्रामक रोगों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी वो किसी भी चीज़ से बीमार हो जाता है। और तो इसलिए बाह्य वातावरण से उसको रोगों से रक्षा करने के लिए उसको जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में उसका उपचार किया जाता है। जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले यानी इंक्यूबेटर जैसी व्यवस्था उसके लिए करी जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। जर्म रहित यानी क्योंकि वो जर्म के प्रति संवेदनशील है, इसलिए जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में उसका उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन करती हैं स्त्रियां और प्रकट होता है स्त्रियों में। स्त्रियां वहन करती हैं, जो प्रकट होता है पुरुषों में। पुरुष वहन करते हैं, जो प्रकट होता है स्त्रियों में। पुरुष करते हैं और प्रकट भी पुरुषों में होता है।
तो फ्रेंड्स, हीमोफीलिया जो रोग है वो अति रक्तस्राव, अधि रक्तस्राव यानी इसमें रक्त की जो बहने की रक्त का बहना काफी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, स्त्रियां इसका वहन करती हैं, स्त्रियां लेके आती है ये बीमारी का लक्षण, लेकिन ये प्रकट पुरुषों में होता है। ये एक लिंग सहलग्न रोग है। लिंग सहलग्न रोग यानी इसको स्त्रियां लेके आती हैं, स्त्रियां वहन करती हैं, लेकिन प्रकट जो है ये दिखाई देता है पुरुषों में। तो इसको हम अधिरक्तस्राव भी बोलते हैं, अधिरक्तस्राव, जो कि एक आनुवंशिक रोग है। इसमें रोगियों में चोट होने पर काफी समय में, यानी कि आधे से 24 घंटे तक रक्त में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता है और काफी रक्त बहता रहता है, जिससे रक्त जो है जम नहीं पाता। और इस रोग का जो वहन है स्त्रियां करती हैं, और ये प्राय पुरुषों में प्रकट होता है, पुरुषों में देखने को मिलता है, क्योंकि पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में दो एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, अतः इसे रक्त श्रावण रोग यानी ब्लीडर्स डिसीज कहते हैं। ब्लीडर्स डिसीज, ब्लीडर्स डिसीज भी कहते हैं इसे हम। और जिसका प्रारंभ देखने को मिला था महारानी विक्टोरिया में। महारानी विक्टोरिया में ये सबसे पहले देखने को मिला था, इसलिए इसको रॉयल हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं। रॉयल हीमोफीलिया के नाम से भी हम इसको जानते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले रोग देखने को मिला था महारानी विक्टोरिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांध यानी कि कलर ब्लाइंड पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करेगा तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्र में, पुत्रियों में, पुत्र के पुत्रों में, या पुत्रियों के पुत्रों में। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि पुत्रियों में, ऑप्शन बी, पुत्रियों में। फ्रेंड्स, ये एक लिंग सहलग्न रोग है, जैसे कि हमने पहले बात की। लिंग सहलग्न रोग में क्या होता है कि यदि एक वर्णांध पुरुष यानी कलर ब्लाइंड जिसको दिक्कत है पुरुष को, वो एक सामान्य महिला से विवाह करता है, तो जो वर्णांधता के लक्षण है वो उसके पुत्र में नहीं जाएंगे, जबकि उसकी पुत्री में दिखाई देंगे। वो पुत्री उसके वाहक का कार्य करेगी, और अगली पीढ़ी में जब वो पुत्री किसी सामान्य पुरुष से विवाह करेगी तो उसके पुत्रों में वर्णांधता की 50% संभावना होगी, जबकि पुत्रियों में वाहक होने की भी 50% संभावना होगी। यदि वाहक पुत्री किसी वर्णांध पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना 50%, और पुत्रियों के या तो वर्णांध या फिर वाहक होंगी। तो वर्णांधता एक एक्स क्रोमोसोम संबंधी रोग है, जिसके कारण यदि एक स्त्री वर्णांधता प्रभावित एक्स क्रोमोसोम के साथ एक सामान्य एक्स क्रोमोसोम प्राप्त करती है तो वह वर्णांध न होकर मात्र इसके वाहक का कार्य करेगी। दूसरी ओर यदि एक पुरुष एक वर्णांधता प्रभावित एक्स क्रोमोसोम प्राप्त करता है तो उसमें वर्णांधता के लक्षण आएंगे। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुत्रियों में। उसके जो लक्षण हैं वो पुत्रियों में दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है 41वां, थैलीसीमिया के रोगी में के शरीर में निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। जो जो थैलीसीमिया रोग है वो किसके संश्लेषण मतलब किस चीज की कमी हो जाती है? विटामिन डी की, हार्मोन की, हीमोग्लोबिन की, या फिर प्रोटीन की? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। उसके जो थैलेसीमिया से पीड़ित होता है मरीज, उसमें उसके शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाता, सिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर का रोग है। जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। दो प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा बीटा अल्फा और बीटा थैलेसीमिया। इसमें रोगी के शरीर में अत्यधिक अरक्तता यानी एनीमिया जैसी जो समस्या उत्पन्न हो जाती है, और उसे ब्लड की आवश्यकता पड़ने लगती है। तो ऑप्शन सी है इसका, हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाता थैलीसीमिया के रोगी में। और 42वां क्वेश्चन है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहते हैं। अगर कोई रोग कोई जो रोग है वो
विश्व के बहुत बड़े एरिया में फैल गया है तो उसको क्या कहेंगे? पेंडेमिक कहेंगे, एपिडेमिक कहेंगे, एंडेमिक कहेंगे, या एपिजूटिक कहेंगे? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है पेंडेमिक। यहाँ पे हम एक एक करके इनको समझते हैं। एंडेमिक क्या है? सबसे पहले जो छोटा स्तर है, सबसे छोटा स्तर, वो एंडेमिक है। एंडेमिक क्या है? किसी स्थान पे, किसी विशेष स्थान पे या विशेष क्षेत्र में जो संक्रमण फैलता है या कोई रोग फैल जाता है तो उसको एंडेमिक कहते हैं। ये किसी विशेष क्षेत्र के लिए, बस किसी किसी गांव में फैल गया या किसी एक क्षेत्र में फैल गया तो उसको कहेंगे एंडेमिक। जैसे कि मलेरिया, मलेरिया वगैरह हो गया। दूसरा है एपिडेमिक। एपिडेमिक किसको कहेंगे? एपिडेमिक कहेंगे जब संक्रामक रोग बहुत बड़ी संख्या में लोगों में तेजी से फैलता है। जब संक्रामक रोग बहुत बड़ी संख्या में तेजी से फैलता है, जैसे कि प्लेग है, हैजा है, चेचक आदि फैलते हैं, तो इसको कहते हैं एपिडेमिक। और जब ये चीजें बहुत बड़ी अ, मतलब देश विदेश तक फैलने लगती हैं, विश्व लेवल पे फैलती हैं, विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलती हैं, तो कहलाती हैं पेंडेमिक। जैसे कि अभी कोविड 19 फैला था, कोरोना वायरस फैला था, कोविड 19 या कोरोना वायरस फैला था, तो विश्व के लगभग सभी देश इसमें चपेट में आ गए थे, तो इसको हम कहेंगे पेंडेमिक। पेंडेमिक। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इनको समझा, पेंडेमिक, एपिडेमिक, एपिडेमिक। एपिजूटिक, एपिजूटिक क्या है? एपिजूटिक जो है किसी विशेष क्षेत्र में जब पशुओं में बीमारी फैलती है, जू का मतलब है, जूटिक का मतलब जानवरों में बीमारी फैलती है, तो उसको एपिजूटिक कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसमें जो मानव रोगों से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। आई होप कि आपको ये जानकारियां पसंद आई होंगी, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी होम।